गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में ये जरूर से जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और अगर आप आज का ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी आपको मुश्किल नहीं होने वाली है उस क्वेश्चन को टैकल करने में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, अवतल दर्पण हम लोग आज देखेंगे और क्या देखेंगे इसमें, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण में किस तरह की प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अवतल दर्पण में 6 अलग अलग तरीके का प्रतिबिंब बनता है, इस बेसिस पर कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है। जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, उसी के हिसाब से 6 अलग अलग जगहों पर इमेज जो है, जो प्रतिबिंब है वो बनता है। तो हम लोग एक एक चीज को देखने वाले हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ आपके सामने, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, ठीक। तो ये आपके सामने अवतल दर्पण बना हुआ है, ठीक। और ये इसका पोल यानी कि ध्रुव है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र था। और जब पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ध्यान रखिएगा जब भी अनंत की बात होगी तो अनंत से आने वाली जो रेज है, जो प्रकाश किरणें हैं, वो हमेशा समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो देखिए वहां से ये पैरेलल जो प्रकाश किरणें हैं वो आ रही हैं। तो ये एक पैरेलल रे आ रही है, एक पैरेलल रे ये आ रही है, ठीक। आप चाहे तो यहां भी पैरेलल रे को ऐसे आता हुआ दिखा सकते हैं। अब जब ये पैरेलल रे आएगी तो पैरेलल रे की खासियत क्या है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से जाएगी। तो ये अगर ऐसे पैरेलल आ रही तो टकराने के बाद ये फोकस से जाएगी, इधर आ जाएगी। ये वाली पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद ये भी फोकस से जाएगी। तीसरी किरण जो बीच से आ रही थी वो भी टकराने के बाद वापस उसी रास्ते पर लौटेगी और फोकस से होकर के जाएगी। तो तीनों जो रेज हैं वो फोकस से होकर के जा रही हैं। इसका मतलब है कि इसी फोकस पर ही हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो दिख रहा है क्या, कैसे प्रतिबिंब मिल रहा, बिल्कुल छोटा, एक पॉइंट के, एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होता है, ठीक। और कैसा प्रतिबिंब, ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा, रियल होगा। तो वास्तविक हो गया, ठीक, और छोटा हो गया। और प्रतिबिंब जब भी वास्तविक होगा दर्पण में वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो देख लेते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए लिखा हुआ, प्रकृति कैसी होगी, अत्यंत छोटा, बहुत छोटा है और वास्तविक है, रियल इमेज है, और उल्टा है यानी इन्वर्टेड है। और बन कहां पे रहा है, तो कहां बन रहा, फोकस पर, यानी फोकस पर ये प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ठीक। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड कंडीशन पर। सेकंड वस्तु कहां रखी जाएगी, अभी ये अनंत पर थी, उसको अनंत से और आगे लाएंगे। तो जब वस्तु को और आगे ले आए तो कहां रख दिया, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। अनंत से उठाए और ये वक्रता केंद्र सी है, दोनों के बीच में रख दिया। तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में वस्तु रख दी हमने ए बी। देखिए ए बी से जो ये प्रकाश की किरण चल रही है वो इस मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है। तो ये टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी किरण जो है ये इसी वक्रता केंद्र से जा रही है, और रूल कहता है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो वो उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो ये इसी रास्ते से लौट गई। तो ये किरण एक यहां से लौट रही, दूसरी किरण यहां से लौट रही है। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर भी एक दूसरे को काटेंगी, देखिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे काट रही है। तो इसी पॉइंट को हम मिला देंगे हमारे मुख्य अक्ष से, तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब को हम ए डैश बी डैश लिख लेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब है कैसा, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब कितना बड़ा, ये, तो इसका मतलब छोटा है, ठीक। और कैसा है, दिख रहा है हमको कि ये सीधा प्रतिबिंब, सीधा अवस्था, और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो सीधा है, उल्टा है, किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, ठीक। तो रियल है और छोटा है यानी कि डिमिनिश्ड है, और आपका, और ये है उल्टा, ठीक, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड है। और कहां पे बन रहा है, तो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की वजह से। ये पूछता है कि ये जगह पे वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम हर एक फिगर को यहां से देख लेते हैं।
थर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। तीसरा देखिए आपके सामने है, जब वस्तु को और यहाँ पे हमने उठाया और आगे खिसका देंगे, कहाँ रख दिया हमने, अब की बार सीधे सीधे रख दिया सी पर, यानी वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। जब वस्तु को सी पर रख दिया गया, देखिए सी से एक रे चल रही है पैरेलल, समांतर चल रही है। समांतर चलने वाली किरण कहां से जाती है, फोकस से होकर के लौटेगी, तो ये फोकस से होकर के लौट आई। दूसरी किरण देखिए ये ऐसे जा रही कहां से, फोकस से, और फोकस से जाने वाली किरण कहां से लौटती है, वो समांतर हो जाती है। तो एक समांतर जो गई वो फोकस से लौटेगी, जो फोकस से जाएगी वो समांतर लौटेगी। और जहां पे ये दोनों लौटती हुई किरणें काटेंगी, जहां पे काटेंगी, इस जगह पे काट रही देखिए, वहीं पर उसी पॉइंट को हम मिला देंगे हमारे मुख्य अक्ष से, तो ये बन गया प्रतिबिंब। तो ये हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। कैसा दिख रहा है, उल्टा है, किरणें काट रही यानी वास्तविक है। और कितना बड़ा है, जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, तो वस्तु के बराबर है। यानी प्रकृति क्या है इसकी, पहली बात तो वह वस्तु के बराबर है और वास्तविक है, उल्टा है, और कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर ही बन रहा है। तीसरा फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि बराबर, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो वो तभी प्राप्त होता है जब वस्तु को कहां रखा जाता है, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी सी पर प्राप्त होता है। नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं, देखिए आपके सामने है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र से उठा के और आगे रखेंगे, कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच हो, तो ये वक्रता केंद्र C है, ये फोकस F है, दोनों के बीच में वस्तु को रख दिया गया है। जब इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, तो देखिए एक रे जा रही है समांतर, रूल क्या कहता है, समांतर जाने वाली फोकस से जो लौटेगी तो फोकस से लौट रही है। दूसरी कहां से जा रही, फोकस से, तो रूल कहता है फोकस से जाने वाली समांतर होकर लौटेगी। फिर दोनों किरणें यहाँ पे काट रही हैं, जहां पे काटेंगे उसी पॉइंट को मिला देंगे मुख्य अक्ष से, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। और ये जो किरणें शुरू में चली थी, ये इस वस्तु के हेड से चली थी, तो जहां पर ये काटेंगी वहां भी हेड होगा, तो हेड नीचे है, इसका मतलब टेल ऊपर है, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब है ये। तो उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक तो है ही, किरणें काटते हुए दिख रही हैं। और कैसा है, वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, यानी कि अब साइज धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे वस्तु जो है वो दर्पण के नजदीक जाती है, उसके प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर हो गया था, पहले बहुत छोटा, फिर और बड़ा हुआ तो कुछ छोटा रह गया, फिर और बड़ा हुआ तो बराबर हो गया, अब और बड़ा होगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या है प्रकृति इसकी, पहली बात तो बड़ा है और वास्तविक है, उल्टा बन रहा है, और साथ में कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा आ गया 4th पॉइंट। नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। और वस्तु को आगे उठा करके रखेंगे, कहां रख देंगे, सीधे फोकस पर रख देंगे। जब वस्तु फोकस F पर रखी हो, तो वह सीधे फोकस पर ही रख दी गई है। देखिए ये वस्तु फोकस पर रखी गई है। जब वस्तु AB को फोकस पर रखा गया, तो एक किरण देखिए ये चल रही है जो वो मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस से लौटेगी, यही रूल कहता है। तो देखिए फोकस से लौट रही है ये किरण। दूसरी जो किरण है ये ऊपर की तरफ गई, जब ऊपर की तरफ गई तो इसको जब हमने पीछे बढ़ाया तो कहां से जा रहा है, ये वक्रता केंद्र से जा रहा है। और रूल कहता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग पे लौट आती है। तो ये जिस रास्ते पे गई उसी रास्ते पे सीधा वापस वक्रता केंद्र से होते हुए आ गई। अब अगर इन दोनों किरणों को हम देखें तो क्या दिख रहा है, दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेज, दोनों किरणें पैरेलल यानी कि समांतर हैं। और जो किरणें समांतर हैं तो वो कहां काटेंगी, तो वो जाकर के काटेंगी अनंत पर, ठीक है ना। जैसे अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, वैसे समांतर किरणें जाकर के अनंत पर काटेंगी। तो जब वहां काटेंगी धीरे धीरे नीचे जाती जाएंगी, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जाकर के काटेंगी यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और नीचे काटेंगी, इस मुख्य से नीचे की तरफ जा रही है यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति देखिए कैसी होगी, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और कहां पर काटेंगी, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर जाकर के काटेंगी। नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। 6 देखिए, और वस्तु को उठा करके आगे रख दिया गया, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया। जब वस्तु फोकस F और ध्रुव को हम P से लिखते हैं, ध्रुव P के बीच में हो, ठीक है ना। देखिए ये फोकस है, ये ध्रुव है, दोनों के बीच में वस्तु AB रख दी गई है। अब क्या हुआ, ये हमारा जो AB है, यहां से एक समांतर किरण चलती है,
समांतर है तो ये टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण को अगर हम देखें तो ये सीधे ऐसे जा रही थी, इसको पीछे बढ़ाया जाए वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो ये देखिए वो उसी मार्ग पर लौट गई। अब इन दोनों किरणों को देखिए जो वापस लौट रही हैं, इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जितना दूर जाएंगी एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, और जब दूर होती चली जाएंगी इसका मतलब कहीं पर भी ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब नहीं काटेंगी तो इसका मतलब इधर तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा ही नहीं बनेगा। अब इन किरणों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो पीछे बढ़ाया जाएगा तो दर्पण के पीछे ये एक बिंदु पर काटती हुई दिखाई दे रही है, काट नहीं रही है। जो कोई यहां से देखेगा उसको लगेगा कि ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे किसी एक ही बिंदु से निकल रही हैं, निकलती हुई उसको प्रतीत होगा, उसको लगेगा ऐसा। ठीक है ना। प्रतिबिंब जब भी दर्पण के पीछे बने आप समझ जाइए वो कभी भी रियल नहीं है, वो हमेशा वर्चुअल है यानी कि आभासी है। तो ये सबसे अलग कंडीशन है। इन 6 कंडीशनों में केवल ये एक ऐसी कंडीशन है जब प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है, जब प्रतिबिंब हमारा सीधा होता है और जब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है। तो पीछे काटेंगे उस पॉइंट को मिला देंगे मुख्य अक्ष से, तो ये देखिए हमारा प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। तो सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे है इसलिए आभासी है। प्रकृति कैसी हो जाएगी, बड़ा, आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा और छठवां पॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि तीसरे में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और छठवें में वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण ही एकमात्र वो ऐसा दर्पण है जिसमें बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन छोटा होता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। केवल अवतल दर्पण वो ऐसा दर्पण है जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो यही जो छठवीं क्वालिटी है इसी का इस्तेमाल हम खूब करते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण के अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्या है, कहां पर इसको हम लोग यूज कहां करेंगे आखिर। तो देखिए यूज कहां करते हैं, सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है ना। जो जेंट्स पार्लर होते हैं या लेडीज में जो है पार्लर होते हैं वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किस क्वालिटी का, इसी नंबर 6 क्वालिटी का। वहां पर हम एक ऐसा दर्पण लेते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा हो। जो फोकस दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, तो अगर हमने जिसका भी हम मेकअप कर रहे हैं या दाढ़ी बना रहे हैं उसको दर्पण से 2 मीटर के अगर अंदर बैठाया तो जो उसका दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा वो बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखेगा तो हमें मेकअप करने में, दाढ़ी बनाने में थोड़ी सी सुविधा होगी, है ना। इजीली हम वो काम कर सकते हैं। ये इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है ENT डॉक्टर्स के द्वारा। ई का मतलब ईयर, एन का मतलब नोज और टी का मतलब थ्रोट। ठीक। तो ई का मतलब ईयर यानी कान, नाक, गला। कान, नाक, गला जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कान, नाक और गले के अंदर अगर हमारे कोई दिक्कत आ गई है उसको देखने के लिए भी इसी दर्पण को लाइट के साथ में अंदर डालते हैं, जिससे उन्हें बाहर स्क्रीन पर बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है और वो इजीली हमारे उस बीमारी को जिसको दूर कर पाते हैं। थर्ड है टेबल लैंप में। टेबल लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा दर्पण है जो प्रकाश को फैलाता नहीं बल्कि प्रकाश को समेटता है, समेट करके एक जगह पर ले आता है। और टेबल लैंप में हम क्या चाहते हैं कि प्रकाश पूरे कमरे में ना फैले बल्कि हमारी टेबल पर, हमारी बुक पर ही रहे। इसलिए टेबल लैंप में भी हम बल्ब के पीछे परावर्तक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में। ठीक है ना। दूरदर्शी 2 प्रकार की होती है, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी में तो हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या आ जाती है, प्रतिबिंब के अंदर वर्ण विपथन या गोली विपथन का दोष आ जाता है। इसलिए वहां पर हम उत्तल लेंस की जगह पर अभिदृश्यक में अवतल दर्पण को इस्तेमाल करके उस दोष को दूर कर लेते हैं। फिर इसका इस्तेमाल सौर भट्टियों में किया जाता है। सौर भट्टी का मतलब जिसको हम सोलर कुकर कहते हैं। बहुत जगह ऐसे किचन इंस्टॉल किए गए हैं जहां पर हम प्रकाश की, सूरज के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। तो वहां पर क्या है कि चारों तरफ अवतल दर्पण लगा देते हैं, जिससे वो प्रकाश को केंद्रित करके एक बिंदु पर भेजता है। जब सारा प्रकाश एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है
और वहां हम कुकर रख देते हैं, जिससे वो इतना गर्म हो जाता है कि उसके अंदर रखा जाने वाला भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण के बहुत सारे यूज करते हैं। फिर देखिए, जब भी हम अवतल दर्पण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दो ही फॉर्मूलों का यूज होगा मेनली। पहला क्या है, F इक्वल टू आर बाई टू। एफ क्या है, फोकस दूरी है, आर वक्रता त्रिज्या है। दूसरा क्या है, दर्पण सूत्र है आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, अब मेन जो इसमें हमारा क्वेश्चन ये आता है, समस्या हमको आती है कि यहाँ पर f लिखा है, r लिखा है, u लिखा है, v लिखा है, इन सबकी जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमेशा साइन के साथ में पुट करेंगे। तो साइन को समझना बहुत जरूरी है। जो चिन्ह हम कैसे कब माइनस लेंगे कब प्लस लेंगे, देखिए मैंने चिन्ह लिख दिए यहाँ पर। u की वैल्यू हमेशा माइनस होगी, कहीं भी 6 के 6 कंडीशन ले लेंगे, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। v की वैल्यू देखिए ऊपर लिखा है माइनस, नीचे लिखा है प्लस। जो ऊपर लिखा है इसका मतलब वो ज्यादा होगा। देखिए 5 ऐसी स्थितियां हैं, 1 2 3 4 5, जब प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बन रहा है। जब भी दर्पण के सामने बनेगा हमेशा v माइनस रहेगा, और जब दर्पण के पीछे बनेगा दाएं साइड हाथ पर तो v की वैल्यू प्लस रहेगी। तो 5 केस में v नेगेटिव होगा जब वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा। जब आभासी प्रतिबिंब कह ले कि कोई भी दर्पण हो, आप समझ जाइए v की वैल्यू प्लस है। f की वैल्यू अवतल दर्पण का जो फोकस है, देखिए ये फोकस आपका बाएं हाथ पे आता है, बाएं हाथ वाली चीजें सब माइनस है, तो फोकस दूरी माइनस में होती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, P से C की दूरी, तो ये भी हमारा बाएं हाथ पर है, दर्पण के सामने है, तो ये भी माइनस होगा। h क्या है, वस्तु की लंबाई, तो h हमेशा वस्तु सीधी रखी जाती है, वस्तु सीधी रखेंगे तो वो हमेशा प्लस होगा। लेकिन जो प्रतिबिंब होगा वो 5 स्थितियों में प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है, उल्टा यानी नीचे बना, नीचे बनेगा तो h डैश की वैल्यू माइनस होगी, तो h डैश की वैल्यू 5 बार तो माइनस रहेगी। लेकिन जब आभासी हम लेंगे तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो h डैश आपका प्लस हो जाएगा। आवर्धन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, निगेटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो h डैश हमारा माइनस में होगा, और जब h डैश हमारा माइनस में होगा तो m की वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस में आने का मतलब है लेस देन जीरो आएगी। तो 5 केस में m की वैल्यू लेस देन जीरो आती है। छठवां जो केस है, इसमें क्या है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है यानी h डैश प्लस हो गया, और साथ में बड़ा भी बन रहा है। तो जब बड़ा बनेगा तो इसका मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन है उनको इजीली टैकल कर लिया है। मैं एक बार हट जाता हूं, आप पूरे इस बोर्ड का जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, तो सारी चीजें आपको एक ही फोटो में आपको दिखी हुई लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है ना, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग इस तरह से और भी लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहें, ताकि इजीली हम आपको ये सारा जो यूजफुल कंटेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच।